नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वीरत दुबे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की राजनीति पर। और हाल ही में बिहार की राजनीति में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिला है, जिसमें जो सरकार बनाई गई है उसके लिए जो गठबंधन बनाया गया था, उस गठबंधन में से पुराना गठबंधन जो है वो ब्रेक किया गया और नया गठबंधन बनाया भी गया, उसके दावे भी पेश किए गए और उसे राज्यपाल की स्वीकृति भी मिली। तो आज के इस सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें संवैधानिक तंत्र का इस्तेमाल किया गया है या संवैधानिक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, और किन प्रणालियों के कारण या किन प्रणालियों का सहारा लेते हुए कोई भी सरकार गठबंधन बना सकती है या फिर सरकार गठबंधन तोड़ करके अपने नए दावे पेश कर सकती है। इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, इत्यादि चीजों पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में नया गठबंधन है, गठबंधन 2.0 भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि पहला जो गठबंधन था वो नीतीश कुमार जी का बीजेपी के साथ था और अब जो है उन्होंने पाला पलट लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चीजें हैं। आपको मालूम ही है, भाजपा से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन जो है उसे तोड़ दिया है। तो ये किस महागठबंधन की बात हो रही है जिसे तोड़ा गया है, और किस महागठबंधन की बात होगी जिसमें वो अब जुड़ रहे होंगे, सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। ये बिहार के चुनाव 2020 में जो हुए थे। देखिए, अब प्रेजेंट टाइम में जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये सरकार बनी थी 2020 में। ठीक है, और 2020 में जो इलेक्शंस हुए थे, हालांकि उसमें नीतीश कुमार की जो पार्टी है उस पार्टी को काफी कम सीटें मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी है जदयू। ठीक है, और जदयू की सीट जो है वो आप देख सकते हैं 69 आपको यहाँ पर मिल रही है। उससे पहले हम चर्चा कर लें कि बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243 243 सीट्स हैं। और किसी भी सरकार को बहुमत बनाने के लिए, बहुमत से सरकार बनाने के लिए, देखिए सरकार हमेशा बहुमत से ही बनती है। अब वो किसका बहुमत होता है? वो दो चीजों का बहुमत हो सकता है, बताता हूं मैं वो क्या है। बहुमत फिलहाल कितना चाहिए? 122 चाहिए। अब किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को या किसी भी प्रकार से अपनी अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो उसे क्या करना होता है या कितनी सीट्स की आवश्यकता कम से कम होती है, अगर उस पर एक चर्चा कर ली जाए तो जो मुख्यमंत्री बनता है उसके लिए क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री कब बन सकता है? मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य की विधानसभा जो होती है, राज्य की विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता। अब इसी बहुमत दल के नेता को हम लोग क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। इसी को आप सरकार बोल रहे हैं, इसी को आप क्या बोल रहे हैं? सरकार बोल रहे हैं। तो सरकार बनने के लिए या बनाने के लिए आपको बहुमत दल का नेता होना चाहिए। तो जब यहां पर एक टर्म लिख दिया गया बहुमत दल का नेता, इसका मतलब क्या है कि देखिए, एक तो जब इलेक्शंस होते हैं राज्य विधानसभा की सीटों के लिए तो डिफरेंट जो पार्टियां होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जिनको आप कहते हैं, इन राजनीतिक पार्टियों को अधिक से अधिक सीट्स लानी होती हैं। जैसे कि जब बिहार में चुनाव हुए तो किसी भी पार्टी जिसके पास 222 या उससे अधिक की सीटें होंगी वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। अब यहां पर हमको ये ध्यान रखना है, सरकार बनाने का दावा पेश करना, ये किसके सामने दावा पेश किया जाता है? राज्यपाल के समक्ष। ठीक है, राज्यपाल जी के समक्ष जो है ये दावा पेश किया जाता है। अब यहां पर यह भी हमको ध्यान देना है कि अगर आप बहुमत की सीट्स ले आते हैं और या बहुमत या उससे ज्यादा की सीट्स हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सरकार बन ही जाए, ये भी आपको ध्यान देना है। आइए इसका उदाहरण हम बिहार से ही देखते हैं, सीखते हैं किस प्रकार से है। बिहार में ही इसका उत्तर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जरा देखिए, यहां पर आप बिहार की सीटों के ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड जो है, यानी कि जदयू जो है, उसके पास में 69 सीट्स थी। ठीक है, तो आप देखिए जो बड़ी पार्टीज हैं, जो बिहार में चुनाव हुआ 2020 में, उसमें किसको किसको, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो 54 सीट मिल रही हैं, और दूसरी बड़ी पार्टी की बात कर लेते हैं, राजद, इसको 80 सीट मिल रही हैं, कांग्रेस इसको 25 सीट मिल रही हैं। अगर इन्हीं चार पार्टीज के ऊपर नजर डालें तो सर्वाधिक वोट किसको मिले हैं? सर्वाधिक वोट मिले हैं राजद को। इसको ये जो वोट मिलना है ना, इसको बोलते हैं जनादेश, इसको जनादेश भी बोला जाता है।
तो सर्वाधिक जनादेश जो है वो किसके लिए, सर्वाधिक जनादेश जो है वो आप राजद के लिए देखते हुए दिख रहे हैं। लेकिन राजद के पास वो जादुई आंकड़ा नहीं था जिससे कि वो सरकार बना सके। वो जादुई आंकड़ा कितने सीट्स का है, 122 सीट्स का है। वो जादुई आंकड़ा इनके पास नहीं था। अब आप देख सकते हैं कि अगर राजद जो है किसी दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाती, जैसे मान लेते हैं कि राजद ने अगर भाजपा का साथ ले लिया होता, बीजेपी का साथ ले लिया होता, तो उनकी सीट्स 122 से प्लस हो जाती। ठीक है, 8 5 13 134 सीट्स हो जाती हैं और आसानी से वो सरकार बना सकते थे। अब तय करना पड़ता कि भाजपा जो है इस गठबंधन का नेता बनेगा या फिर राजद का कोई व्यक्ति इस गठबंधन का नेता बनेगा। जो बनता वो राज्य का मुख्यमंत्री हो जाता। यही मुख्यमंत्री की परिभाषा भी हमने पढ़ी है, सिंपल सी परिभाषा है यहां पर। लेकिन हुआ यूं कि राजद के साथ ये गठबंधन ना होकर के जदयू और बीजेपी का गठबंधन हो गया, जबकि जदयू इस मामले में देख सकते हैं सबसे ज्यादा राजद की सीट है। राजद के बाद आप देख सकते हैं यहां पर जदयू की सीट्स हैं और बीजेपी की 54 सीट्स हैं। तो जदयू ने बीजेपी के साथ मिलकर के ये सीट्स जो है वो बना ली क्लियरली। लेकिन बीजेपी केवल बीजेपी नहीं है, बीजेपी के साथ उसके अलायंसेस भी हैं और सब चीजों को मिला करके उसके पास में 77 सीट्स थी बीजेपी के पास भी। तो 77 सीटें जो हैं वो बीजेपी की भी हैं। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर देख लिया जाए, पूरा गठबंधन अगर एनडीए का देखा जाए उस तरीके का, तो तब भी जो है अकेले बीजेपी सरकार नहीं बना सकती थी। तो उसने जो है जदयू का साथ लिया और जदयू की सरकार बना दी गई। और जदयू के सरकार के, जदयू और बीजेपी या जिसको कह सकते हैं आप एनडीए कह सकते हैं, इनका जो लीडर जो चुना गया वो कौन चुना गया, या उनका नेता जो चुना गया वो कौन चुना गया, नीतीश कुमार जी चुने गए। और इस तरीके से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए थे 2020 में। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी उन्होंने भाजपा का साथ लेने से मना कर दिया। अब उसके कुछ कारण थे, कुछ सिंबल्स या साइंस देखने को मिल रहे थे कि जो है कुछ समीकरण थे राजनीतिक जो सही नहीं बैठ रहे थे, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए गए, उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो वर्तमान स्थिति है वो कैसी है, यानी जब नया गठबंधन बना है बीजेपी का साथ छोड़ने पर जो है आप देख सकते हैं नीतीश कुमार फिर से सरकार में। नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला है, सरकार में वो फिर से आ जाएंगे। लेकिन जब आप गठबंधन बदलते हो तो सरकार गिरती है, और सरकार गिरती है तो आप क्या कर सकते हो, जाकर के राज्यपाल के समक्ष अपना इस्तीफा दे सकते हो और नया गठबंधन बनने के बाद फिर से नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हो। तो सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है, वो किसके सामने पेश किया जाता है, राज्यपाल के सामने। और अभी आपने देखा कि ज्यादा सीट लाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सरकार बन ही जाएगी। जनादेश आपको ज्यादा मिला है तो आपकी सरकार बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। पर थोड़ा नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन नैतिकता अलग चीज है, संवैधानिकता अलग चीज है। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से इनकी कोई असंवैधानिक सरकार नहीं थी, असंवैधानिक सरकार नहीं है, संवैधानिक सरकार है। अब देखिए इनकी सीट्स जो है वो जुड़ रही हैं किसके साथ में, आरजेडी के साथ में। और अब कांग्रेस ने भी साथ दे दिया है कि हम भी अपनी सीट्स दे देंगे, एक दो इधर उधर की सीट्स भी हैं। तो सब मिला के आप देख सकते हो 139 सीट्स तो ऐसे ही इनके पास आ गई हैं। और मैंने बताया था कि 122 सीट्स जो है वो आपको गठबंधन के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो 243 सीट्स में से 243 सीट्स में से पहले 130 सीट्स आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं और अब जो है 139 सीट्स के साथ में सरकार बना रहे हैं। तो अभी भी यही है कि पहले ये हो रहा था कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो सरकार बना लेंगे, लेकिन शायद इनका आपस में जो भी डिस्कशन हुआ उसमें ये तय हुआ कि ठीक है सरकार आप ही चलाएंगे जैसे चला रहे थे, पर गठबंधन में अब हमारी सरकार रहेगी। बीजेपी जो है यहां से अलग हो गया है। ठीक है, तो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सरकार जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। बड़ी आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इस पॉलिटिकल चेंजेस में, या फिर जो दावेदारी परिवर्तित हुई है उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दो चीजें हमको ध्यान रखनी है। जो सरकार बनाई जाती है, जो सरकार बनाई जाती है उस सरकार बनाने में जो बहुमत दल है, बहुमत दल जो है उस पर हमें फोकस रखना है। बहुमत दल जो है एकल राजनीतिक पार्टी भी हो सकती है। एकल राजनीतिक पार्टी जैसे मान लेते हैं कि जैसे जदयू है, अगर जदयू के पास में ही 122 से अधिक सीट्स आ जाती तो ये अकेले भी बिना किसी गठबंधन के सरकार बना सकते थे। गठबंधन कब बनता है, गठबंधन कब होता है, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। और आप यहां अच्छी तरीके से देख पा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया था। तो जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है
तो पार्टीज जो है वो अलायंस करती हैं, मतलब गठबंधन क्रिएट करती हैं, एक या एक से अधिक पार्टी हो सकती है, और इन सबका जोड़ यदि अगर जादुई आंकड़े को पार करता है तो जिस गठबंधन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है उस गठबंधन के द्वारा राज्यपाल के समक्ष अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। वहां यह भी बताना पड़ता है कि कितने विधायक हमारे समर्थन में हैं और ये सब मिलकर के किसे अपना नेता चुनना चाहते हैं, भले ही डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हो। इतनी चीजें हमको वहां पर बतानी होती हैं। तो क्या वर्तमान सरकार को बनाते समय नीतीश यादव जी ने ऐसा किया या फिर ये बाद के लिए छोड़ दिया? तो चलिए इसके ऊपर नजर डालेंगे, लेकिन हम एक बार नजर डाल देते हैं इस बात पर कि मुख्यमंत्री जो है उसकी पद से, अभी उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। आपने सुना कि नीतीश यादव जी ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया। तो त्यागपत्र जब देने की बारी आ गई तो यहां हमें यह समझना होगा कि किन किन कंडीशंस में मुख्यमंत्री जो है वो त्यागपत्र देता है या राज्यपाल उनसे त्यागपत्र लेता है। दो चीजें हैं, एक तो कंडीशन ये होती है जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं अपना त्यागपत्र देता है, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मुख्यमंत्री से त्यागपत्र ले लिया जाता है। उन सभी चीजों को अगर हम समझें तो हमें पता चलेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा होती है। सबसे पहली बात, ये छोटा सा पॉइंट है, सबको मालूम होगा, आर्टिकल नंबर 163 जिसके द्वारा नीतीश यादव जी जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री से संबंधित हो गया। सामान्यतः मुख्यमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसकी विधानसभा में क्या होती है, विश्वास मत बना रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 243 सीटें हैं, तो विश्वास मत बनाए रखने के लिए कम से कम 122 विधायकों का साथ जरूरी है। इसी को बोला जाता है विश्वास मत। अगर कभी भी सदन में इस बात पे चर्चा हो जाए कि आप अपने बहुमत जो है सिद्ध करिए, तो जो रूलिंग पार्टी है उसे अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, और बहुमत सिद्ध करने के लिए कम से कम बिहार में इतनी सीट्स, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीट्स हैं, तो उस आधार पर उनका जो है बहुमत होता है। तो बिहार में इनका बहुमत कितना होना चाहिए, 122 होना चाहिए। तो यदि अगर विश्वास मत इससे कम हो जाए तो सरकार गिर जाती है। तो जैसे ही इन्होंने गठबंधन बीजेपी से तोड़ा, 122 से सीट्स की संख्या कम हो गई, तो सरकार तो गिरनी तय थी, इसलिए पहले ही इन्होंने जाकर के क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्लियर है? तो मुख्यमंत्री स्वयं जो है इस्तीफा दे सकता है, बहुमत समाप्त हो जाने पर उसे त्यागपत्र देना चाहिए, ये बात यहां पर लिखी हुई है। अब जरा देख सकते हैं इस चीज पर नजर डालते हुए एक बार फिर से। यहां देखिए 130 सीट्स में से अगर हम 54 सीटें बीजेपी की हटा देते हैं तो 76 सीटें ही मात्र बचती हैं, 76 सीटें ही बचती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में कहीं अगर ये वाला आंकड़ा ऐसे हो जाता, आपके मन में आ रहा होगा कि सर नीतीश कुमार ने जाकर के बीजेपी से हाथ जोड़ लिया, क्या नाम है, राजद से हाथ जोड़ लिया। पर जिस दौरान नीतीश कुमार जी ने त्यागपत्र दिया, अगर उसी दौरान राजद जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश कर देती, तब क्या होता? तब यही होता कि इन दोनों के बीच में, राजद और भाजपा के बीच में जो चीजें तय होती, मान लेते हैं कि बीजेपी और राजद के बीच में यही तय हो जाता कि हम लालू प्रसाद यादव जी के बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो नीतीश कुमार जी का ये जो खेल था ये उल्टा पड़ सकता था। लेकिन ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं इस चीज को समझा होगा। तो ये करने से पहले ही इंटरनली जो है मुलाकात करके ये सब चीजें तय हो जाती हैं, तब इन चीजों पर खेल खेला जाता है। आप ये टाइटल पढ़ रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने खेला खेला, तो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था तो खेला शब्द जो है काफी पॉइंट आउट हुआ था। तो यहां पर भी वही है, हालांकि ऐसा किया जा सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत तो विश्वास रखा ही जाता है, और इसी विश्वास के नाते पहले इन्होंने त्यागपत्र दिया, फिर राजद के साथ जाकर के जुड़े। अगर राजद इस समय धोखा कर देता तो राजद बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार भी बना सकता था, लेकिन ये चीजें अभी नहीं थी टर्म में। ये मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। तो इनकी सीट भी चली जाती, और फिर तो मतलब बहुत बड़ा पॉलिटिकल घमासान हो सकता था, बहुत ही बड़ा। ठीक है, बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुमत सिद्ध ना होने पर त्यागपत्र देना पड़ता है और किस प्रकार से, ये मैंने आपको समझाया। अब मान लेते हैं कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आया, और कोई भी पार्टी फेल हो गई, वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई। तो हो सकता है कई बार मुख्यमंत्री ऐसा कर दे कि हम तो नहीं देंगे त्यागपत्र। तो यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल स्वयं फिर उस सरकार को बर्खास्त कर देगा। तो यहां पर वही बात है कि इज्जत के साथ स्वयं ही क्या कर दो, रिजाइन कर दो, वरना रिजाइन करवाने की यहां पर पॉलिटिकल
यहां पर कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर काम आ जाती है गवर्नर की, ठीक है। नॉर्मली इस पावर का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, पर ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं। यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने और उसमें बहुमत सिद्ध करने की सलाह दे, और यदि राज्यपाल के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर मुख्यमंत्री विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार नहीं है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। देखिए, ये चीज किसी भी समय हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि अभी गठबंधन ही हुआ था, सपोज अभी गठबंधन हुआ था, यहां पर पीछे जाकर के एक बार दिखाता हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, गठबंधन से नाता तोड़ दिया, और ये भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ये भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी जाकर के नीतीश कुमार जी ने अगर राज्यपाल के समक्ष यह दावा पेश किया कि सर अभी हमारे पास विधायक पूरे नहीं है, लेकिन मैं सरकार बनाने का दावा पेश कर रहा हूं, आप हमें समय दीजिए, तो मैं जो 122 विधायकों का समर्थन है कम से कम उतना ला करके आपको दूंगा। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल इन्हें समय दे भी सकता है, यह भी बात भी है। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब आपके पास में बहुमत ना हो, तब भी आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन फिर निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आपको अपना बहुमत जो है वो सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहां पर वही कहा गया है कि यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने और उसमें बहुमत सिद्ध करने की सलाह दे। यह हालांकि थोड़ा सा अलग है जो स्टेटमेंट मैंने बताया। दो चीजें हैं, एक तो सरकार जब आप बनाने जा रहे हैं, आपकी बहुमत की सरकार नहीं है, तब भी आपको समय दिया जा सकता है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। तो मान लेते हैं 10 दिन का समय दिया गया और 10 दिन में आपने अपने विधायकों को नहीं जोड़ा, तो आपकी 10 दिन बाद सरकार गिर जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन ये चीज रूलिंग पार्टी में, या कह सकते हैं कि रनिंग गवर्नमेंट के समय भी हो सकता है, बीच में भी कभी हो सकता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात विपक्ष ने करी, या किसी ने करी, या मुख्यमंत्री नहीं करी, राज्यपाल नहीं करी, तो भी वहां समय दिया जाएगा और उतने समय में आपको सदन में आकर के सत्र बुला करके और उसका अधिवेशन करा करके वहां पर आपको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री जो है बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट है जो आपको एक और ध्यान रखना है। एक स्थिति यह है कि जब आपातकाल आता है, राज्य आपातकाल, तो ऐसी स्थिति में भी राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये भी एक पॉइंट है बहुत ही साधारण सा। मुख्यमंत्री के विरुद्ध राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए और मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने से इनकार कर दे, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। वही बहुमत वाली बात है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी ऐसा किया जा सकता है। तो ये सब तमाम तरीके थे जिससे किसी राज्य के मुख्यमंत्री का क्या किया सकता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद जो है वो उससे समाप्त किया सकता है। अभी वर्तमान समय में क्या हुआ कि आपने देखा कि नीतीश कुमार ने अपना त्यागपत्र पहले राज्यपाल जी को देखा, और ये जो बिहार के राज्यपाल हैं वो, उनका नाम क्या है, फागू चौहान जी। तो अब फागू चौहान जी को ये त्यागपत्र सौंपा गया, लेकिन बीजेपी और जो नीतीश कुमार जी का दल है, जदयू जो है, इसके बीच में खाइयां जो है वो पड़नी शुरू हो गई थी। जैसे इसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको। 17 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, उनकी अध्यक्षता में एक तिरंगे को लेकर के जो है, या तिरंगा लेकर के मुख्यमंत्रियों की, तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। उस बैठक में नीतीश कुमार जी को इनवाइट किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार जी वहां पहुंचे नहीं। तो ये पहला साइन था जिससे ये रिप्रेजेंट हुआ कि शायद बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में कुछ दिक्कत चल रही है। लेकिन इसके बाद एक और घटना घटी 22 जुलाई को रामनाथ कोविंद जी का, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे, तो उनका जो है उनका समय जो है वो राष्ट्रपति पद का कार्यकाल जो है उनका पूरा हो रहा था। तो जो विदाई समारोह होता है, उस विदाई समारोह में भी इन्विटेशन भेजा गया था, और वो इस इन्विटेशन में नहीं आए। और बाद में 25 जुलाई को जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका जो स्वागत समारोह था उसमें भी इन्विटेशन भेजा गया, और उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए। तो ये कॉन्जिक्यूटिवली अगर देखा जाए तो लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें वो बीजेपी का साथ नहीं देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनको राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में हालांकि इनकी पार्टी ने वोट जरूर दिया था, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके स्वागत समारोह में नहीं आए। उसके बाद 7 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक बुलाई। उस नीति आयोग की बैठक में भी इनको इनविटेशन भेजा गया और वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो ये 3-4 चीजें थी जिससे स्पष्ट हो रहा था कि बीजेपी और जदयू जो है, इनके बीच में दूरियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं। दूसरा, जदयू और राजद के बीच में संबंध जो है वो कड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है, उनकी तरफ से इफ्तार पार्टी रखी गई थी 22 अप्रैल को, और उसमें जो है
राबड़ी देवी जो है उनके इनविटेशन पर ये गए थे, इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे नीतीश कुमार जी, तो एक निकटता हमको वहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा 10 मई को जाति जनगणना के विरुद्ध में ये जो तेजस्वी यादव हैं, इन्होंने एक पैदल यात्रा जो है दिल्ली तक तय करी थी और दबाव बनाने का नीतीश के ऊपर प्रयास किया था कि आप जाति जनगणना का जो है वो साथ ना दीजिए। तो उसके खिलाफ में मतलब जब दबाव बनाया तो ये नीतीश कुमार जी जो है वो इनके साथ मुलाकात भी किए थे, उस समय तेजस्वी यादव से मुलाकात भी इन्होंने करी। तो ये भी एक निकटता हमको वहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और घटना हमको जदयू और राजद के बीच में जो निकटता है, वो निकटता एक जगह और देखने को मिल रही थी। जैसे कि जो अग्निपथ स्कीम आई थी उसको लेकर के तमाम सारा कह सकते हैं कि बिहार में प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे, तो उस समय बीजेपी के 10 विधायकों को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो दी गई थी और उसकी वजह से एक थोड़ी सी ये बात आई थी कि हमारे ही सरकार में बीजेपी को जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन 10 नेता जो है उनको सुरक्षा देने की बात करी जा रही है केंद्रीय बल द्वारा, तो ये भी एक दूरी का एक कारण बना था। और फाइनली अगर हम देखें तो 31 जुलाई को भी एक घटना घटित हुई थी जिसमें बीजेपी के 7 मोर्चे हैं और उनके 7 संयुक्त जो मोर्चे हैं उनकी एक बैठक हो रही थी और उस बैठक में अमित शाह भी पहुंचे थे और जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। तो जेपी नड्डा ने उसमें घोषणा करी थी कि हम बिहार में जो भी क्षेत्रीय पार्टियां उनका एकदम सुपड़ा साफ कर देंगे या उनका इतिहास ही खत्म कर देंगे, ऐसी कुछ बातें बोली थी। तो उस तरीके से देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टी तो ये भी थी। तो एक सिंबल यहां पर देखने को मिल रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की बात की गई। और जब राज्यपाल को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दिए तो उन्होंने ये कहा भी था, नीतीश कुमार जी ने कहा भी था कि बीजेपी हमारे पार्टी को जो है वो तोड़ना चाहती है और उसे समाप्त करने के उसके जो ठीक प्रयास जो नहीं है, मतलब प्रयास जो है वो कर रही है वो ठीक नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर के हमारे पार्टी के मतभेद हैं और हमारे जितने भी जदयू के लोग हैं उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ने की बात मुझसे करी, तो हमें अपने पार्टी का मान सम्मान रखना था, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो ये बात जो है किसने कही है? नीतीश कुमार जी ने कही है। तो इस प्रकार से, और देखिए ये ना सिर्फ उन्होंने त्यागपत्र दिया, उसके बाद दोबारा मुलाकात करी और मुलाकात करके 164 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा है जिस पर स्वीकृति भी मिल गई है और आज शायद दोपहर में जो है वो मिल करके एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री की हो सकता है शपथ भी ले लेंगे और फिर नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उस नए मंत्रिमंडल में राजद को किस प्रकार से शामिल किया जाएगा, लेकिन देखने की बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में जब बीजेपी का साथ यहां पर लिया है, देखिए गठबंधन जब बन रहा है तो बीजेपी के गठबंधन में अगर मान लेते हैं कि चलो एक पल के लिए देखा जाए, एक पल के लिए अगर हम देखते हैं कि बीजेपी का साथ इन्होंने छोड़ दिया है, तो बीजेपी के गठबंधन के साथ जो 77 सीटों का गठबंधन हो रहा था और प्लस जो जदयू की सीट्स थी इनको मिलकर के जो सरकार बन रही थी, तो उसमें इतनी सारी सीट्स या इतने विधायकों का दबाव बीजेपी की तरफ से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका कहना था कि अनर्गल दबाव दे रहे थे। लेकिन दो अलग अलग विचारधाराएं तो यहां पर भी, क्योंकि इससे पहले की पॉलिटिकल पार्टी देखा जाए तो इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ये लोग आरोप लगाते थे और इस समय इनकी समर्थन जो है वो 80 सीटों का है, ये 79 या 80 सीट्स का है, 79 सीट्स का है। तो ये क्या अब इनका दबाव झेल पाएंगे? और फिर पॉलिटिकल अलायंस तो इस समय अगर देखा जाए तो कांग्रेस का भी इनको मिल रहा है। कांग्रेस भी दूसरी बड़ी पार्टी है जो इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो दबाव बनाने का प्रयास कर सकती है। अभी सरकार बनाना है तो सभी साथ दे रहे हैं, कुछ समय बाद क्या होगा? तो तब क्या फिर से नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से दबाव महसूस नहीं होगा? और यदि अगर दबाव महसूस होगा तो क्या फिर से एक बार गवर्नर से मुलाकात करने का संयोग नहीं बनेगा? और यदि अगर बनेगा तो कब बनेगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। लेकिन आप इसके पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको हमसे जानकारी चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे यहाँ पर जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, विरत दुबे 01 इस पर, और साथ ही साथ दूसरे जो हैंडल्स हैं वहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज के सेशन में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी और जो मुलाकात हुई है हमारी ये फिर से एक बार होगी, इस उम्मीद के साथ कि हम कुछ नई चीज़ें आपको लेकर के आएंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।